नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी का दिल योगी सरकार के एक फैसले से बाग बाग हो गया है। जयंत चौधरी ने खुद अपने वेरीफाइड एक्स हैंडल से इस फैसले को लेकर पोस्ट किया है और पोस्ट में कहा है कि मेरा जन्म दिवस है और इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती में एज लिमिट को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम योगी ने फैसला किया और 3 साल की छूट बढ़ा दी, जिसके बाद जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जयंत चौधरी तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बर्थडे गिफ्ट मिल गया। देखिए, जयंत चौधरी की खुशी केवल मुद्दों को लेकर नहीं है कि योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उससे युवाओं को फायदा मिलेगा, और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा, जाट के युवा जो हैं वो पुलिस में जाना चाहते हैं। जयंत चौधरी के ऊपर दबाव दूसरे मामले में है। पार्टी के अंदर से इतना प्रेशर है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने इंडी अलायंस में जाने का फैसला लिया, उससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, इस बात को लेकर जयंत चौधरी की पार्टी के लोग थोड़े नाराज रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा जो भविष्य है वो अखिलेश यादव के साथ कभी हो ही नहीं सकता। अभी तो लोकसभा चुनाव आने वाला है और इससे पहले जो आज जयंत चौधरी ने बात कही है योगी सरकार के फैसले को लेकर, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। मजबूरी एक अलग है, मन डोल रहा है। हाँ, मन डोल रहा है और ये एक मजबूरी हो सकती है जयंत चौधरी की। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नेगोशिएशन जब करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। हम उस पार्टी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं जिनको जयंत चौधरी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामान्य पकड़ जयंत चौधरी की रही, लेकिन ये पकड़ इतनी भी नहीं है कि आज जो 2014 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्रेज रहा कि 2014 में 90% वोट जाटों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गया, और जयंत चौधरी खुद हों या इनके पिता चौधरी अजीत सिंह, ये दोनों ही लोकसभा का चुनाव हार चुके थे, जबकि इनकी वैसी ही सीट रहा करती थी जाटलैंड में जैसे कि अमेठी या रायबरेली में कांग्रेस के नेहरू गांधी खानदान की सीट रहती थी। लेकिन स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। 2014 के बाद जयंत चौधरी या फिर किसी भी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक चैलेंज जरूर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम कौन से मुद्दे लेकर जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, कुछ जातीय आधार पर हैं और जो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। और 2012 एक ऐसा समय था उत्तर प्रदेश के लिए जिसमें उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को लगने लगा, बेसिकली अगर देखा जाए 2012 का मुजफ्फरनगर दंगा, तो उस दंगे में बार बार ये जिक्र किया गया मुस्लिम और जाटों के बीच ये दंगा हुआ, क्योंकि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के अंदर रही है। जब आप हिंदुओं की बात करते हैं तो उस समय धीरे धीरे इसको लिमिट कीजिए। इसमें फिल्ट्रेशन थ्योरी लाना पड़ता है इन लोगों को ताकि पूरे हिंदुओं की बात ना हो। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। जैसे कश्मीर में 90s के डिकेड में 91 में वहां से हिंदुओं को भगाया गया, जानबूझकर उन लोगों के खिलाफ आतंकियों का सहयोग लेकर हमले किए गए, मस्जिदों से अनाउंसमेंट किए गए कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या फिर यहां छोड़कर भाग जाओ। ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए गए कि वहां से पलायन करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वहां पर आप जिस भी मीडिया संस्थानों में देखिए, अखबारों में देखिए, टीवी चैनल पर देखिए, हर जगह जो बात की जाएगी या फिर जो लीडर्स, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ज्यादा, लेकिन जितने लीडर्स हैं
वो भी जब बात कश्मीर की करेंगे तो कश्मीर के हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। जब वहां से हिंदुओं को भगाया गया तो आपने उसको लिमिट क्यों कर दिया कि हिंदुओं में से एक वर्ग है कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मण पंडित। जब पंडित शब्द का, ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया जाएगा तो वैसे समय में होता क्या है कि हिंदुओं की जातियों में बटे हुए समाज, ये जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, गैर ब्राह्मण जो भी जातियां हैं, वर्ग है, उनका अटैचमेंट वैसा नहीं हो पाता है। लगता है कि ये तो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, वहां के ब्राह्मण भगाए गए हैं। ठीक उसी तरीके से मुजफ्फरनगर दंगा में किया गया था। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, दंगे की शुरुआत वहां के मुसलमानों ने की। 2 बच्चों को पीट पीट कर मार डाला चौराहे पे, और अखिलेश यादव की सरकार वहां पर जब पुलिस को एक्शन मोड में आना था, वहां पर उन मुस्लिमों को पकड़ना था जिन लोगों ने हत्या कर दी हिंदू युवाओं को, तो उस पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन मत लो। अगर एक्शन लोगे तो यहां पर दंगा भड़कने की बात तो बात की है, इससे हमारे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। और अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता मुसलमानों को खुश करना रहा, तो इसलिए पुलिस अधिकारियों को जबरदस्ती रोका गया गिरफ्तार करने से। धीरे धीरे ये ऐसी सिचुएशन हो गए कि दंगा हो गया, और दंगा के बाद समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां जो थी, ये किसी ने इतना गंभीर आरोप नहीं लगाया अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए, या अखिलेश यादव ने चाहे मुसलमान मरे हो या फिर वहां के हिंदू मरे, इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन यही बात जब गुजरात दंगे की हुई तो अब तक नरेंद्र मोदी का नाम का जाप किया जाता है। इन लोगों का जो सिलेक्टिव परसेप्शन है वो वहीं पर दिखाई पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या रही? सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी यही रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ हिंदू और मुसलमान के बीच, दिखाया क्या गया? मीडिया में दिखाया गया जाट और मुसलमानों के बीच दंगा हुआ है। ये जाट क्या हिंदू नहीं है? हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, हिंदू बच्चे की हत्या की थी, और उसके बाद जो पंचायत हो रहा था उस पंचायत से लौटते हुए लोगों को मारा था। दंगे की वजह अलग अलग तरीके से सामने आई, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्पिरेसी की बात जो की जाती है कि अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उनके अलग अलग इलाकों में और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू नाराज होंगे। दूसरे जगह पर भी हिंदुओं के अंदर इस बात का गुस्सा हो सकता है कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक है, बहुल संख्या में है, वहां पर ये हिंदुओं को दबा रहे हैं। जैसे कश्मीर की बात की गई थी, कश्मीर में एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी। आज भी हिंदुओं के बीच कश्मीर को लेकर इसलिए उतना ज्यादा जुड़ाव नहीं है क्योंकि अभी भी जिक्र किया जाता है कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। अब जिस समाज में यहाँ के नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, अखिलेश यादव को देखिए, लालू यादव, नीतीश कुमार को देखिए, ये सारे जातीय आधार पर राजनीति करने वाले हैं, और इन लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ दूसरे वर्गों के अंदर जहर बो दिया है। वो लोग कैसे अपने आप को अटैच कर पाएंगे कि वहां से पंडितों को भगाया गया? वो उनके संवेदना को, भावनाओं को जागृत ही नहीं होने देना है। उसी तरीके से जाटों के खिलाफ भी किया गया, और कोई सहयोग करने के लिए नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ सहयोग करते रहे, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मोरल सपोर्ट कर सकते थे, मुद्दे उठा सकते थे, कुछ और कर नहीं सकते थे कानूनी तरीके से। इसलिए हुआ क्या, वहां पर जाटों को लगा कि इन पार्टियों को रिजेक्ट करो। चाहे जयंत चौधरी 3 पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं, जाटों की राजनीति, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, अब जयंत चौधरी, लेकिन फिर भी इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को 90% जाटों का वोट मिला। लेकिन धीरे धीरे 2012 के बाद 2014 के चुनाव में तो जाटों ने एक मुश्त वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, 2019 के चुनाव में भी दिया, और
2022 आते आते जो चौधरी अजीत सिंह की मौत हुई और जयंत चौधरी घूम घूम कर एक विक्टिम कार्ड खेलते रहे, लगा ये अनाथ हो गया बच्चा। जयंत चौधरी युवा नेता है, जाट के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते फिरा और उसके बाद कि हम अब अनाथ हो गए हैं, मेरे पिता का साया हमारे सर से उठ गया है। इस बात से थोड़े वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हैं जो उनके प्रति सहानुभूति रखने लगे और इसका फायदा उठा। ये 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, सपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? इतने कंफ्यूजन के बावजूद जयंत चौधरी को फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये दोनों जब साथ में चुनाव लड़े थे तो राष्ट्रीय लोकदल ने 10 का आंकड़ा पार किया था, 14 विधानसभा की सीटें जीती थी। लेकिन अब तक उस रिकॉर्ड को जयंत चौधरी या चौधरी अजीत सिंह तोड़ नहीं पाए, जब तक दूसरे कांग्रेस के सहयोग से, सपा बसपा के सहयोग से किसी के साथ चुनाव लड़े, वो 10 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। ये उनके पार्टी के अंदर का प्रेशर है और जयंत चौधरी अपने ईगो में भारतीय जनता पार्टी से भिड़े पड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो अब 2012 को भूल चुके हैं। समाजवादी पार्टी को भी यही लगा, अखिलेश यादव को भी यही लगा। हालांकि थोड़ा बहुत ये भूलने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी के लिए सहानुभूति था। और वो सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के मौत के बाद जयंत चौधरी ने जो वहाँ पर इमोशन पैदा किए थे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, पगड़ी पहनकर, कि अब हमारे पास तो आप ही लोग सहारा है, हमारे बुजुर्ग का सहारा तो छीन चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ फिर बदल गई। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी 2022 में कुछ कर नहीं पाई। जयंत चौधरी ने नेगोशिएशन किया समाजवादी पार्टी के साथ, राज्यसभा चले गए। अब क्या, आगे क्या होगा? 2024 का चुनाव होने वाला है और चुनाव में अगर सपा के साथ जयंत चौधरी अलायंस करके रखते हैं या इंडी अलायंस का हिस्सा रहते हैं तो अभी तो वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। और उसके बाद अगर इन्हें 4-5 सीटें दे भी दी जाती है तो 0 पर आउट होने वाले हैं, एक भी सीट मिलेगी नहीं। समाजवादी पार्टी को अपने ही सीटें, जो मुलायम सिंह यादव परिवार की सीटें हैं, उन सीटों पर जीत के लिए मुश्किलें दिखाई पड़ रही है। डिंपल यादव किसी तरह जीत जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए अब जयंत चौधरी की पार्टी के लोग कहने लगे हैं कि अगर हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ें, एक भी ना जीतें, अगर हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ें, 2 जीत जाएं या तीनों के तीनों जीत जाएं, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? जयंत चौधरी ने भी पिछले दिनों यही कहा था, जब इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अब हम तय करेंगे, जब हमें खाना ही खाना है तो बेहतरीन खीर खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, हम ये सड़ा गला खाना क्यों खाएंगे? ये उनका इंडिकेशन था कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आएगा और उस ऑफर में हमारे नेताओं को भी अच्छा लगेगा तो फिर हम आपको कभी भी अलविदा कह सकते हैं। और यही आज फिर से उन्होंने दिखाया है। ये योगी के फैसले से योगी को खुश करने की कोशिश नहीं है, ये अखिलेश यादव को बेइज्जत करने की कोशिश है कि तुम किसी भी फैसले का सपोर्ट नहीं करते हो। जो भी फैसला होगा, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर भी ऐसे बात करते हो जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब गलती हो रहा है। लोग इससे नाराज हैं। लोग ये चाहते हैं कि कभी अच्छी बात बोलो, कभी कभी उसकी बुराई कर दो। और जयंत चौधरी ने इसी बात पे ये बेइज्जत किया है। समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे ही विद्रोह चल रही है कि या तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को लात मार के बाहर निकालो, नहीं तो ये अयोध्या, भगवान श्री राम, हिंदुत्व के मुद्दे पर ये यादव समुदाय जो है, यादव है वो हिंदू नहीं है क्या? उनके बीच भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि अखिलेश यादव कैसे लोगों को रखे हैं। अपना स्टैंड क्लियर करो, नहीं तो कई समाजवादी पार्टी के नेता भाग चले जाएंगे छोड़कर ये स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ रख के डंका पीटते रहना। ये विद्रोह की भावना समाजवादी पार्टी के अंदर भी है और जयंत चौधरी की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अब घर वापसी करो, एनडीए में आओ, चाहे जितनी सीटें मिले कोई जरूरी नहीं है। 2 ही सीटें दे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दोनों में जीत की 90% गारंटी तो है। ये 15 सीट भी दे देगा
तो एक सीट भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये मुश्किल दिखता है। तो इसलिए जयंत चौधरी ने इशारा किया है, अब वो एनडीए में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये लोग क्या चाहते हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है 80 सीटों का, 80 में 80 सीटें जीतो, उसमें जयंत चौधरी उनके लिए सहयोगी हो सकते हैं। 1-2 सीटें हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ, उसी पर फैसला होगा और जयंत चौधरी इस बात के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। फिलहाल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार के फैसले पर जयंत चौधरी ने खुशी जताई है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या आरएलडी का मन डोल रहा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसे लगी।